नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच असणार. आणि त्यासोबत माझा नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न तो म्हणजे अभ्यास करताय ना? अरे भाई लोग पढ़ रहे हो या नहीं? हाँ सर, हम पढ़ाई कर रहे हो. तो मैं मयूर निम्बेकर आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग एंड एफोर्डेबल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिजिक्स वाला. और भाई लोग, आज हम लेके आए आपके लिए एक न्यू सीरीज, समरी लेक्चर. तो 10th क्लास में जो कुछ भी आपके बायो के सब्जेक्ट लेक्चर्स हो गए, चैप्टर्स हो गए, उन सभी का हम 60 मिनट में ट्राई करेंगे कि आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए. ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को. ठीक है, ज्यादा कुछ टाइम पास नहीं करता हूं. सबसे पहला लेक्चर होने वाला है, ठीक है, कौन सा है भाई? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 1. तो भाई इसमें क्या क्या होने वाला है 60 मिनट में हम इसको किस तरह से कवर करेंगे. थोड़ा सा स्पीड फास्ट होगी, लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा लेक्चर मतलब अटेंड किया है कहीं और पर जाकर या कहीं पर भी, तो आपको यह आराम से समझ में आ जाएगा. ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा. तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले वो देख लेंगे. सबसे पहले देखेंगे भाई हेरिडिटी. अब ये हेरिडिटी होती क्या है, किस तरह से होती है, चलो इसके बारे में हम देखने वाले हेरिडिटी. उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन है, इवोल्यूशन है. ठीक है, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ वो सारे की सारे. और उसके बाद इविडेंसेस क्या है कि इवोल्यूशन हुआ एग्जैक्टली. ठीक है, सच में हुआ था या नहीं हुआ था, वो सारी सारी चीजें. डार्विन्स थ्योरी है, लैमार्किज्म है, स्पेशिएशन है. और उसके बाद माणसाची उत्क्रांती. बरोबर आहे, माणूस कशा प्रकारे इवॉल्व झाला, मतलब ह्यूमन का इवोल्यूशन भी हम देखने वाले. ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक को. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है वो है हेरिडिटी. अब भाई हेरिडिटी मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा एग्जांपल आप खुद पर ले लीजिए. आप खुद पर कैसे ले सर? चलिए मैं बताता हूं. क्या है कि आप एक काम करिए, मम्मी पापा को आगे खड़े करिए, फिर उसके बाद एनालिसिस करिए कि भाई पापा से कौन से कैरेक्टर मेरे में आए और मम्मी से कौन से कैरेक्टर मेरे में आए. फिर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको क्या दिखेगा कि कुछ कुछ पापा के कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल हेयर का कलर या फिर हेयर का स्ट्रक्चर, जो कुछ भी है वो आपके अंदर है. मम्मी के जैसे नाक आपको दिख रहे हैं, मम्मी के जैसे आंखें आपको दिख रहे हैं, पापा के जैसे आपको ओठ दिख रहे हैं. तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो पापा और मम्मी में जो कुछ भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, उनके जो कुछ भी कैरेक्टर्स थे वो आप में आ गए. तो अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं कि पापा और मम्मी मतलब मदर और फादर, ठीक है, मदर और फादर का ये एक जनरेशन है. ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, और आप क्या है? आप मतलब सेल्फ, मतलब आप खुद समझ लो कि आप ये हो. ठीक है, तो आप क्या हो? आप हो सेकंड जनरेशन. सेकंड जनरेशन. ठीक है, आप क्या हो भाई? सेकंड जनरेशन. तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नथिंग बट द हेरिडिटी. ठीक है, अब भाई आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि सर ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं? हमने तो बोल दिया, इतना तो हमको भी समझ में आएगा कि हेरिडिटी मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नथिंग बट द हेरिडिटी. लेकिन सर ये ट्रांसफर हो रहे कैसे? कोई गाड़ी पर बैठाकर वो कैरेक्टर्स लेके जा रहा है क्या? क्या ये ब्लड के थ्रू हो रहा है या सिर्फ क्या हो रहा है? इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का रीजन है एक फैक्टर होता है जो ये क्या करता है, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर ट्रांसफर करता है. उसका नाम है भाई जीन. उसका नाम क्या है भाई? जीन्स. अब देखो, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वाया जीन्स इज कॉल्ड एज अ हेरिडिटी. अब डेफिनेशन देख लो. द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर वाया जीन्स इज कॉल्ड एज अ हेरिडिटी. अब इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आए वो थे मेंडल, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. तो उन्होंने क्या दिया था? उनको ये पता था, उन्होंने ये एक ऑब्जर्व किया था कि भाई एक जनरेशन से जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है,
और ये जो कैरेक्टर है वो एक फैक्टर लेके जा रहा है। उनको ये नहीं पता था कि अभी जो पता है हमें कि डीएनए जो होता है वो एक जनरेशन से कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन पर लेके जाता है, उनको ये नहीं पता था। उन्होंने बस ये बोल दिया कि कुछ तो भी ये एक्स फैक्टर है, कुछ तो भी ये एक्स फैक्टर है जो इस जनरेशन से कैरेक्टर ले रहा है और इस जनरेशन पर ट्रांसफर कर रहा है, तो उनको नाम दिया था उन्होंने फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, ह्यूगो डेवरी साहब, बराबर। उसके बाद एवेरी मैकलियॉड मैककार्टी आए, बराबर है। ये बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एट दी एंड ये पता चला कि भाई डीएनए जो होता है वो क्या कैरी करता है, वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन, वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, जीन, बराबर है। जीन क्या करता है, एक जनरेशन से कैरेक्टर लेता है और दूसरे जनरेशन पर ट्रांसफर कर देता है। दिस इज नथिंग बट द हेरिडिटी, दिस इज नथिंग बट द हेरिडिटी। तो नेक्स्ट था कि हमारा सेंट्रल डोगमा। तो भाई अभी हमें पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या है भाई, सेल्स है। ठीक है, हमारे बॉडी का एक प्रॉपर एक क्या है, स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी का एक प्रॉपर एक फंक्शन में काम करता है। तो ये सारी की सारी चीजें एक प्रॉपर वे में होने के लिए एक सेल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी अरेंजमेंट इस तरह से होनी चाहिए, उसकी अरेंजमेंट उस तरह से होना है, वो उस तरह से फंक्शन करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये कंट्रोल करता है कौन भाई, प्रोटीन। कौन कंट्रोल करता है, हमारा प्रोटीन। ठीक है, समझ रहे हो, कौन कंट्रोल करता है, हमारा प्रोटीन। इतनी बात सबको समझ, इसलिए प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तब ये जब प्रोटीन है, ये प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बनता, इसको बनाने के लिए इसकी जो ये पर्टिकुलर प्रोटीन ये पर्टिकुलर काम करेगा। ये पर्टिकुलर एक जो प्रोटीन बना, समझ लो फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है, ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इतना तो डिसाइडेड है, लेकिन इस प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है किसके पास, वो है अपने डीएनए के पास, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपने 9th क्लास में ऑलरेडी इसको पढ़ लिया होगा, डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है बस, चलो इतनी बात सबको क्लियर है। चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ठीक है, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ठीक, इतनी बात सब। तो मैंने क्या कहा कि प्रोटीन इज कॉल्ड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, जो एक इंफॉर्मेशन जो एक फंक्शन परफॉर्म करता है कि ये चीज इस तरह से होनी चाहिए, ये सेल इस तरह से फंक्शन करना चाहिए, ये सेल ये एंजाइम तैयार करना चाहिए, वो सेल वो हार्मोन तैयार करना चाहिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, हमारा प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा, ये किस तरह से बनेगा, इसका इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, इसका इंफॉर्मेशन कैरी करता है हमारा डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो भाई अगर देखा जाए तो हमारा डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर है और प्रोटीन जो बनता है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में बनता है। इतनी बात सबको क्लियर है। डीएनए कुठे आहे, आपल्या न्यूक्लियसच्या आतमध्ये, आणि प्रोटीन बनतो साइटोप्लाझम मध्ये। पण डीएनए जर बघायला गेला तर डीएनए आहे राजा, बरोबर है, और राजा भाई कभी घोड़े से नीचे नहीं उतरेगा या फिर वो साफ सफाई वाले काम नहीं करेगा। राजा क्या करेगा, राजा बस आदेश देगा। अब राजा के पास मतलब डीएनए के पास तो इंफॉर्मेशन है, अब क्या करेगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन किसी और को दे देगा, कि उसके कान में बोल देगा कि भाई ये ले प्रोटीन, इस तरह से प्रोटीन बनना है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेके जा। फिर जो जिसके कान में फूका था वो चीज राजा ने, तो मतलब डीएनए ने, वो फिर वो जो आदमी है वो बाहर आएगा खुद वो इंफॉर्मेशन लेके, और फिर वो बोलेगा कि इस तरह से ये प्रोटीन बनना चाहिए, फिर उस तरह से वो प्रोटीन बनेगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है भाई, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, उसने अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को दे दी, उसने अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को दे दी। फिर आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन आई उससे क्या बना, उससे बना हमारा प्रोटीन। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, इससे क्या बना हमारा प्रोटीन। दिस इज नथिंग बट द सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, आपके जो बुक में दिया गया है। चलो देखो भाई, देख लेते हैं। दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए,
दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू दी आरएनए। मतलब डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, लेकिन डीएनए क्या करता है, सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है, फिर आरएनए वो इंफॉर्मेशन लेकर प्रोटीन बनाता है। दिस इज नथिंग बट द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो भाई अब ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में आते हैं 3 स्टेप। कौन से? सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट द ट्रांसक्रिप्शन, वेयर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू द आरएनए। मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन, और उसके बाद आता है थर्ड होता है वो ट्रांसलोकेशन। तो भाई अब ध्यान से देखना इन सारे की सारे स्टेप्स को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। चलो मैं आपको बताता हूं किस तरह से ये परफॉर्म होते हैं। चलो भाई रुको 1 मिनट, देखो मेरी बात ध्यान से देखो भाई। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए को ट्रांसफर की जाती है। अब भाई डीएनए प्रेजेंट कहां पर है, डीएनए होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी वो कहां पर होगी, इन दी न्यूक्लियस, इन दी न्यूक्लियस, ठीक है, इन दी न्यूक्लियस। तो भाई देखो यहां पर होता क्या है कि हमें पता है कि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो एक दूसरे में 2 स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे में ऐसे लपेटे हुए होते हैं। तो समझ लो कि मुझे अभी ये नाक का जो शेप है वो लाने वाला एक प्रोटीन बना है, नाक का जो शेप इसी तरह से होने वाला है, ये एक प्रोटीन डिसाइड करेगा। तो ये प्रोटीन बनाना है तो ये समझ लो कि इस तरह से ये डीएनए है और एक दूसरे में लपेटा हुआ है, और इसकी जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उस प्रोटीन की वो यहां पर है, और लेकिन ये रीजन तो यहां पर लपेटा हुआ है। तो इसको पहले करना चाहिए हमें सेपरेट। फॉर एग्जांपल देखो, समझ लो ये डीएनए यहां से देखो और यहां से देखो, एक दूसरे में क्या है भाई, लपेटा हुआ है। तो अब ये मेरे जो नाक का प्रोटीन बनने वाला है, ये पर्टिकुलर रीजन है, यहां पर उस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है। तो पहले इस डीएनए को खोलना पड़ेगा। तो क्या कर दिया, यहां पर एक जो है एंजाइम एक्ट होगा, एंजाइम आकर यहां पर एक्ट होगा। कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा भाई, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जब यहां पर आके चिपकेगा तेव्हा काय होणार की जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए आए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेपरेट होईल। सेपरेट होगा मतलब क्या होगा भाई, यहां से जो है यहां पर क्या होगा, वो 2 स्टैंड क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर यहां पर हमें पता है कि क्या होता है, डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मतलब क्या भाई, समझ लो कि हमारा डीएनए में अगर हम देखें तो एडेनिन के साथ थाइमिन का पैचअप होता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन का क्या हो जाता है भाई, पैच हो जाता है। ये किसके बारे में है, ये है हमारे डीएनए के बारे में, ये है हमारे डीएनए के बारे में। अगर मैं वहीं पर आरएनए की बात करता हूं तो एडेनिन पेयर अप करता है यूरेसिल के साथ और ग्वानिन पेयर अप करता है साइटोसिन के साथ। ये किस में हो रहा है भाई, ये हो रहा है हमारा आरएनए में। ये किधर हो रहा है भाई, हमारा आरएनए में। तो देखो यहां से ध्यान से देखो अब क्या होने वाला है, जब ये डीएनए क्या हो गए, वो 2 अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, इस पे जो है एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एक इंफॉर्मेशन कैरी करने वाली चीज। डीएनए से इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, आरएनए। तो यहां पर क्या बनेगा भाई, यहां पर बनेगा आरएनए। अब समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तरफ ध्यान से देखो, ध्यान भटकाना नहीं है भाई, इधर देख लो। समझ लो कि अभी इस डीएनए पे एडेनाइन है, यहां पर ग्वानिन है, यहां पर भी ग्वानिन है, साइटोसिन है, यहां पर समझ लो क्या है, यहां पर है भाई थाइमिन। इतनी बात सबको क्लियर है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स कहां पर प्रेजेंट है, ये है हमारे डीएनए पे। अब क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखो। अब हमें पता है कि डीएनए है, डीएनए पे बनाना है आरएनए, तो वो बनेगा कैसे, यहां पर कर देंगे हम, क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएंगे। समझ लो एडेनाइन है तो आरएनए बनाना है, तो आरएनए पे एडेनाइन किसके साथ पेयर अप करेगा, यूरेसिल। तो यहां पर क्या है, ऐड होगा जा यूरेसिल। अब समझ लो ग्वानिन है तो आरएनए में ग्वानिन किसके साथ पेयर अप करता है, साइटोसिन। ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो किसके साथ पेयर अप करेगा, ग्वानिन। और थाइमिन है तो थाइमिन किसके साथ करता है भाई, हमें पता है थाइमिन किसके साथ करेगा, हमारा ये एडेनाइन के साथ पेयर अप करेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहां पर होगी और एक लॉन्ग चेन बनेगी जिसको हम कहेंगे
आरएनए। अब एमआरएनए तो बन गया, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मतलब क्या करता है, एक जगह से इंफॉर्मेशन उठाकर दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है। अब भाई एमआरएनए बन गया, किधर बना ये सारी की सारी प्रोसेस हो गई न्यूक्लियस के अंदर। अब उसके बाद ये जो एमआरएनए है, ये देखो ये न्यूक्लियस के बाहर आ जाता है इन दी साइटोप्लाज्म। उसके बाद सेकंड स्टेप परफॉर्म होती है, वो होता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो हमारा आरएनए बना है, आरएनए से बनेगा हमारा प्रोटीन, आरएनए से बनेगा हमारा प्रोटीन। दिस इज नथिंग बट द ट्रांसलेशन। अब क्या होगा, ये आरएनए बाहर आ गया, आरएनए पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और ये ईच एक एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या कैरी करता है, वो कैरी करता है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, एक अमीनो एसिड। तो देखो भाई अब क्या होता है, अब जो है ये आरएनए जैसे ही बाहर आया, इसके पास है इंफॉर्मेशन, फिर ये क्या करता है भाई, इसके पास ये पुकारता है जोर से कि भाई मेरे अभी प्रोटीन बनाने में हेल्प कर लो। तो इसके पास दौड़ के कौन आता है, हमारा राइबोसोम। ठीक है, यहां पर आके राइबोसोम अटैच हो गया। फिर उसके साथ ही जो हमें क्या चाहिए, प्रोटीन क्या होता है, इट्स ए लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड लगने वाले हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आजू बाजू में, मतलब साइटोप्लाज्म में। लेकिन उनको चेन में लाने के लिए उनको एक पास में लाना जरूरी है। तो वो कौन लेके आएगा, जो फैले हुए साइटोप्लाज्म में जो हमारे अमाइनो एसिड थे, वो कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा हमारा टीआरएनए, यानी कि ट्रांसपोर्ट आरएनए। फिर वो क्या करेगा, खुद के कंधे पे बैठा देगा किसको भाई, अमाइनो एसिड को। अमाइनो एसिड को लेके आएगा किस में, और लेके सीधा घुस जाएगा इस राइबोसोम के अंदर। फिर यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, जो तीन तीन का जो सीक्वेंस दिख रहा है, समझ लो ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, किस पर, एमआरएनए पर। ये तीन न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं भाई कोडॉन, इसको हम कहते हैं कोडॉन। और टीआरएनए पर क्या होते हैं, जो आपको 3 यहां पर दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन। फिर ये कोडॉन और एंटी कोडॉन की क्या होती है भाई, बेस पेयरिंग होती है। और फिर यहां पर आता जाएगा, यहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल लाइसिन। 20 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, नेचर में कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड, और उसी से क्या बनते हैं भाई, अलग अलग हमारा प्रोटीन बनता जाता है उनकी रीअरेंजमेंट कर करके। तो फिर ये लाइसिन लेके आया, यहां पर वो यहां पर क्या है, कोडॉन, और यहां पर एंटी कोडॉन। यहां पर समझो ये है एमआरएनए पर कोडॉन 3, और यहां पर क्या है, ये टीआरएनए। यहां पर समझ लो मेरी वॉच जो है ये है अमाइनो एसिड, इसके कंधे पे बैठ के आया कौन, ये टीआरएनए के कंधे पे बैठ के आया हमारा अमाइनो एसिड, और यहां पर आके वो किधर घुस गया, ये राइबोसोम के अंदर घुस गया। यहां पर कोडॉन और एंटी कोडॉन की क्या हो जाएगी, बेस पेयरिंग हो जाएगी। और बेस पेयरिंग होते ही फिर इसके बाद, फिर ये अटैच होने के बाद, फिर दूसरा जो है ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा राइबोसोम, और यहां पर जो ये तीसरा एंटीकोडॉन के, ये तीसरा जो राइट टीआरएनए है वो यहां पर आके अटैच हो गया। तो यहां पर अमाइनो एसिड हो और ये दूसरा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ हो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैसा, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ये करेंगे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और उसी से ही एक न्यू हमारी, समझ लो ये टीआरएनए है, ये एक अमाइनो एसिड लेके आया यहां पर, ये ऑलरेडी दूसरा है, तो इनके बीच पेयरिंग हो गई। फिर ये राइबोसोम थोड़ा सा आगे खिसकेगा, फिर यहां पर जो है तीसरा टीआरएनए क्या करेगा, यहां पर एक अमाइनो एसिड लेके आएगा। फिर ऐसे करते करते लंबी से एक चेन तैयार होती जाएगी अमाइनो एसिड को, उससे ही हम कहते हैं प्रोटीन। तो भाई ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है डीएनए की, वो उससे वो क्या बना रहा है, प्रोटीन। और ये प्रोसेस कहां पर हो रही है, इन दी साइटोप्लाज्म, इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये थर्ड स्टेप आती है, वो होती है ट्रांसलोकेशन। अब भाई ये ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि समझ, ये हमारा क्या है भाई, एमआरएनए दिख रहा है आपको कहीं तो भी, ये पेन दिख रहा है, दिखना चाहिए, चलो भाई देख लो, ये है हमारा एमआरएनए। अब एमआरएनए पर यहां पर आके ये राइबोसोम ऐड हो गया। अब बोलता है एमआरएनए कि भाई मैंने बड़ी ही मेहनत करी है, और डीएनए भाई साहब से, डीएनए महाराज से मैंने इंफॉर्मेशन लाई है। अब इतनी मेहनत करिए कि मैं न्यूक्लियस में बना, फिर वहां से निकला, फिर वहां से तैरते तैरते मैं साइटोप्लाज्म में भाई आ गया। अब इतनी मेहनत करिए, अब मैं एक ही जगह पर रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं। तो भाई ये राइबोसोम क्या बोलता है, ठीक है भाई तू मत हिल, तू एक ही जगह पर रह, मैं ही खुद जो है एक जगह से दूसरे जगह पर क्या होता जाऊंगा, मूव होता जाऊंगा। और जैसे जैसे ये राइबोसोम समझ लो इस एंड पर राइबोसोम जो है एमआरएनए पर एक्ट हुआ, फिर उसके बाद वो धीरे 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 आगे बढ़ता गया, और उसी के साथ क्या होती गई भाई, प्रोटीन की चेन आगे बढ़ती गई। दिस इज नथिंग बट द ट्रांसलोकेशन। मतलब क्या हो गया, दी
मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA is called as ट्रांसलोकेशन। समझ में आ रहा है भाई? क्या हो रहा है कि ये जो राइबोसोम यहां पर एक्ट हुआ, ये खुद ही इस mRNA पर आगे आगे मूव होता जा रहा है। दिस इज नथिंग बट द ट्रांसलोकेशन। तो ये तीनों के तीनों स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, यहां पर हमने देख लिया है सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक, क्योंकि प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चा लोग, इतनी बात सबको क्लियर है भाई? इतनी बात सबको क्लियर है? चलो फिर देखते हैं आगे का। तो नेक्स्ट देखते हैं, वो है उसमें से म्यूटेशन। अब म्यूटेशन मतलब क्या होता है? म्यूटेशन देख लो क्या होता है। द चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड पोजीशन ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। तो समझ लो भाई, ये क्या है? ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है अपना डीएनए के ऊपर का। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर का। इसमें एक एक न्यूक्लियोटाइड हमारे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल समझ ले कि हम टोबैको में जो होता है निकोटीन, वो हो गया केमिकल फैक्टर। अब जब हम ये कंज्यूम करते हैं तो इसका जो है इफेक्ट डायरेक्टली हमारे डीएनए पे दिखता है। तो उसमें क्या होता है कि समझ लो, ये जो है नॉर्मल प्रोटीन, ये हमारा कोड करता है नोज का जो स्ट्रक्चर होगा, नोज का जो स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए एक प्रोटीन बनाता है। एक पर्टिकुलर एक क्या बनाता है भाई? प्रोटीन बनाता है। नोज का एक स्ट्रक्चर है, मेरे समझ लो नाक का ये स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए एक प्रोटीन लगेगा। वो प्रोटीन कौन बनेगा? ये मेन सीक्वेंस बनाएगा, एक नॉर्मल सीक्वेंस बनाएगा। लेकिन समझ लो इसमें हो गया म्यूटेशन। अब म्यूटेशन मतलब क्या होता है भाई? कि इसमें से कोई भी एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो बाहर निकल जाए, या समझ लो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का पैच ही क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाए, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये डीएनए हमारा शॉर्ट हो जाएगा। या फिर समझ लो ये न्यूक्लियोटाइड का जो बेस, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा नॉर्मल वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये हो गया रिप्लेस। ये 3 न्यूक्लियोटाइड निकल गए और एक एडिशनल दूसरा वाला जो न्यूक्लियोटाइड है यहां पर ऐड हो गया। तो हमारा जो प्रोटीन बनने वाला था उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास है, लेकिन यहां से समझ लो अगर न्यूक्लियोटाइड ही हट गया तो यहां से जो प्रोटीन बनेगा वो किसी और किस्म का होगा। बरोबर आहे? याच्यापेक्षा इथं मध्ये नॉर्मल आपला नोट्सचा प्रोटीन बनणार होता, नोट्सचा स्ट्रक्चरचा प्रोटीन, बरोबर आहे? पण यातून काय झालं की याच्यामध्ये म्युटेशन झाल्यामुळे या डीएनए मधला काय झालं? न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स निघाला आणि काहीतरी नवीन ऍडिशनल एक न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स बनला। त्याच्यामुळे काय होणार? एक नवीन प्रोटीन बनना। सही बात है, वहां से क्या बनेगा? एक न्यू प्रोटीन बनेगा। हो सकता है कि मेरा नाक जो है कुछ इस तरह से बने, उसके बाद कुछ समझ लो इस तरह से बने, या फिर समझ लो लेफ्ट साइड के या फिर राइट साइड के तरफ टिल्टेड मेरा नाक बन सकता है, क्योंकि वो प्रोटीन ही अलग बना जो कि नॉर्मल बनना था। दिस इज नथिंग बट द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में याद क्या रखना है आपको कि हमारा जो नॉर्मल सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए पर, वही सीधा का सीधा क्या हो जाना? चेंज होना। दिस इज नथिंग बट द म्यूटेशन। समझ गए बच्चा लोग? इतनी ही सही इसमें बात थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है इवोल्यूशन, की किस तरह से हमारा इवोल्यूशन हुआ। तो भाई अगर हम देखते हैं कि छोटे से हम स्पाइरोगायरा से देखते हैं कि बड़े बड़े यहां पर बनियान ट्री बने हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमें पता है कि हम किस तो भी बंदर से इवोल्यूशन हमारा हुआ है, और आज जाकर मैं ऐसा आपको दिख रहा हूं, आप इतना एडवांस हो गए हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि इस तरह से देखो, ये देखो इवोल्यूशन हो रहा है, 1 2 3, ये सीधा रिटर्न आ रहा है। भाई बहुत स्ट्रगल है, वापिस चलो वापिस। ठीक है, इस तरह से बोल रहा है। ठीक है, चलो ये तो फनी पार्ट हो गया, लेकिन इवोल्यूशन कभी भी क्या हो रहा है? अपग्रेड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन होता क्या है एग्जैक्टली वो देख लेंगे। आपके बुक में सीधी सीधी डेफिनेशन दी है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स of a several generation of living organism as response to the natural selection is called evolution। बाप रे बाप, इतनी लंबी सर डेफिनेशन कैसे इसको याद रखे? इसका एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाहता है ये तो बता दो सर। रुको भाई, मैं हूं यहां पर, मैं बता रहा हूं। बात देखो, यहां पर कुछ नहीं बोली गई है। यहां पर देखो, यहां पर क्या बोला गया? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब पहले से एग्जिस्टिंग कोई स्पीसीज होगी, उससे कुछ तो भी नई स्पीसीज बन रही है। लाइक देखो दिस, ये कुछ तो भी नई स्पीसीज बन रही है।
ठीक है। अब ये कैसे बन रही है? ड्यू टू चेंज इन ए स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ अ सेवरल जनरेशन, ड्यू टू चेंज इन ए स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ अ सेवरल जनरेशन। तो हमें पता है कि पहले जो ह्यूमन कहां से तैयार हुआ था? वो बंदर से था। लेकिन भाई अगर देखे तो बंदर को तो पूछ है, अब ह्यूमन को तो पूछ नहीं है। जो पहले से जो बंदर थे उनको तो भी पूछ होती थी, उनको भी पूछ होती होगी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उनको सेवरल जनरेशन में, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जब बनती गई, उसी के साथ उनकी जो पूछ है वो भी धीरे 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 क्या होती गई? डिजनरेट होती गई, धीरे 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 वो खत्म हो गई। अब आज अगर हम देखते हैं तो हमारे अंदर पूछ नहीं है, लेकिन पूछ में जो टेल वर्टिब्री होते हैं, पूछ में जो बोन्स होते हैं वो अभी भी हमारे अंदर है, जिसको हम कहते हैं कोकिक्स। वो अलग, वो आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? सेवरल, अब ये ऐसे हुआ क्या कि एक जनरेशन में था, बंदर था, और नेक्स्ट जनरेशन में उससे जो बेटा उसका पैदा हुआ सीधा बिना पूछ के पैदा हुआ, ऐसा हुआ क्या? नहीं। ये जो था ये बहुत सालों से चलने वाली प्रोसेस है, बहुत सालों से चलने वाली प्रोसेस है कि एक जो कैरेक्टर है उसमें ही थोड़ा 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 चेंजेस होता गया। बहुत साल, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी, चौथी, हजारों जनरेशन ऐसे निकलते जाए, और तब जाके वो जो कैरेक्टर है वो समझ लो वो निकल जाएगा, या फिर एक न्यू कैरेक्टर वहां पे डेवलप होगा। उससे क्या बनेगा? एक जनरेशन से ऐसे नेक्स्ट जनरेशन में आते आते पहले से जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उससे नई स्पीसीज यहां पर बन जाएगी। दिस इज नथिंग बट द इवोल्यूशन। अब ये कंट्रोल कौन कर रहा है? नेचुरल सिलेक्शन। अभी नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है डार्विन में हम पढ़ने वाले। तो देखो भाई, इवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसमें क्या कहा गया ये देख लिए। तो सबसे पहले जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई, लिविंग मटेरियल कुछ तो भी बना, उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये सबसे पहले जो लाइफ बनी अर्थ पर वो तैयार हुई थी हमारे ओशन में, हमारे समंदर में। किस तरह से? पानी में। सबसे पहले जो लाइफ बनी वो पानी में बनी थी, ठीक है। अब कैसे? ओशन में जो थे क्या हो रहे थे? बहुत सारे सिंपल एलिमेंट्स थे, बहुत सारे सिंपल एलिमेंट्स थे। अब ये सिंपल एलिमेंट्स ने क्या किया भाई? एक दूसरे के साथ क्या कर लिया? टाई अप कर लिया भाई। बोला कि हम ऐसे तो जी नहीं पाएंगे, फिर चलो हम एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। फिर उससे बहुत सारे बने, क्या बने? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या बने भाई? कंपाउंड बने, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या कर लिया? उन्होंने भी एक दूसरे के साथ टाई अप कर लिया, और इससे क्या बने? हमारा बना सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बने। अब कॉम्प्लेक्स एलिमेंट लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए, ठीक है, प्रोटीन, इस तरह से एलिमेंट बने। फिर इन कॉम्प्लेक्स एलिमेंट ने क्या किया? खुद में ही टाई अप फिर से कर लिया, और इससे बना हमारा फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बना भाई। प्रिमिटिव सेल बना, फर्स्ट एक प्रिमिटिव सेल बना। अब इस प्रिमिटिव सेल ने क्या किया? समझ लो फॉर एग्जांपल ये प्रिमिटिव सेल जो है कुछ इस तरह से बना, ये प्रिमिटिव सेल। फिर इस प्रिमिटिव सेल ने क्या किया? आजू बाजू से बहुत सारे केमिकल्स थे वाटर में, उनको ले लेकर इसने किया भाई प्रोलिफेरिकेशन। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से क्या किया भाई? प्रोलिफिकेशन किया। अब प्रोलिफिकेशन किया, फिर इसके ऊपर क्या हुआ कि कुछ जो सेल थे, फॉर एग्जांपल ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, समझ लो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल ने क्या किया भाई? अरे ये क्या हो गया भाई? ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इन्होंने क्या किया? खुद को जो है आजू बाजू में चेंजेस हो रहे थे सराउंडिंग में, उसके अकॉर्डिंग खुद को एडाप्ट कर लिया। अब एडाप्ट कर लिया तो क्या होगा? नेचर क्या बोलता है कि जो मेरे साथ खुद को एडाप्ट कर लेगा वही उसी को मैं आगे लेके जाऊंगा, जो एडॉप्ट नहीं कर पाएगा वो मेरे घर से निकलो। मतलब उसको क्या कहेगा नेचर कि तुम यहां से एलिमिनेट हो जाओ। लेकिन जो सेल खुद को एडॉप्ट कर लिए नेचर के अकॉर्डिंग, उन्होंने क्या किया? उनको नेचर ने रख लिया, बाकी के क्या हो गए भाई? बाकी के सारे एलिमिनेट हो गया। तो ये जो सेल एडॉप्ट हुए थे, एडॉप्ट हुए थे नेचर के अकॉर्डिंग, इन्होंने क्या किया? नेचर ने इनको रखा और बाकी के सेल को भगा दिया, बाकी के सेल एलिमिनेट हो गए, वहां से
पेरिश हो गए। तो फिर ये जो सेल थे इन्होंने ही खुद में ऐसा एडाप्टेशन करते गए फिर एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता गया। दिस इज नथिंग बट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। दिस इज नथिंग बट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन भाई इसके पीछे का प्रूफ तो दे दो। बिना प्रूफ के जज साहब कुछ भी जजमेंट पास नहीं करेंगे। पहले प्रूफ जो है कोर्ट में हाजिर करो, उसी के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम वर्डिक्ट पास करेंगे। ठीक, तो भाई अब जो मैं बोल रहा हूं कि इवोल्यूशन हो रहा है, उसके वजह का एविडेंस क्या है, उसके वजह का क्या है, आप प्रूफ क्या दोगे? तो देखो भाई प्रूफ लेके आया हूं मैं यहां। तो सबसे पहला जो है एविडेंस है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया ये तो क्यूट वाला पप्पी है, पप्पी यानी कि कुत्ते का बच्चा। ठीक आहे, त्यानंतर आपण बघतोय की यामध्ये काहीतरी आपल्याला शीप दिसतंय, मेंढी, त्यानंतर इथे बघतो की आपल्याला कोल्हा दिसतंय। अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक चीज यहां पर कॉमन दिखेगी कि यहां पर इसका नाक है, यहां पर इसका नाक है, यहां पर इसका नाक है। इसके आगे फ्रंट में दो क्या है, आंखें, इसके फ्रंट में दो आंखें, इसके फ्रंट में दो आंखें, यहां पर दो कान है, यहां पर दो कान है, यहां पर दो कान है। भाई इनकी शक्ल क्या कर दी मैंने, बहुत गंदा कर दिया इनके साथ ना इंसाफी। चलो भाई इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे होगे कि ये जो कुत्ता है ये अलग है, आपको पता है, ये जो शीप है ये भी अलग है, आपको पता है, और ये जो फॉक्स है ये भी क्या है भाई, ये भी अलग है, आपको पता है। लेकिन आप अगर इसके बाहर के अगर कैरेक्टर देखते हो, फॉर एग्जांपल आईज की पोजीशन, ईयर्स की पोजीशन, इनके बॉडी पर हेयर्स है, ये सारी चीजें, तो ये कुछ ना कुछ तो भी इंडिकेट कर रहे हैं। क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई एक कोई तो भी इनका एक दादा हुआ होगा, फिर इसी दादा में से क्या हो गए थे ये सारी की सारे जो है, फॉर एग्जांपल यहां पर कुत्ता है, यहां पर क्या है भाई ये शीप है, यहां पर गोट है, यहां पर क्या है ये फॉक्स है। एक ऐसा कोई तो भी ऑर्गेनिज्म हुआ होगा और उसमें ही थोड़े थोड़े चेंजेस होते हमारे ये न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो गए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता है, एक्सटर्नल अगर हम कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर की स्टडी, फॉर एग्जांपल इनके आईज की पोजीशन, हेयर्स की पोजीशन, ये वो सारी चीजें। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है कि दे मस्ट हैव कॉमन ओरिजिन। अगर ऐसा देखा जाए तो हमें पता है कि ये क्या है, कुत्ता है, ये भेड़ है, ये क्या है अपना, ये फॉक्स है। ठीक है, लेकिन अगर हम उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर देखते हैं तो उससे यह पता चलता है कि भाई इनका कोई तो भी एक दादा रहा होगा और इसी एक दादा के वजह से ये क्या हो गए, सारे के सारे इवॉल्व हो चुके। तो इसमें इससे क्या पता चलता है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, दे मस्ट हैव कॉमन ओरिजिन। तो ये तो एक एविडेंसेस हो गया, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है। उसके बाद आता है एनाटॉमिकल एविडेंस। अब एनाटॉमी मतलब क्या होता है कि जो कि बोन्स होते हैं, मतलब जो बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है, देखो ये जो बोन्स है, बोन्स का स्ट्रक्चर और बोन के अरेंजमेंट अगर हम देखते हैं तो उसी के स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। इसी के स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। अब एनाटॉमिकल एविडेंसेस मतलब क्या, जो बोन का स्ट्रक्चर है, बोन्स की अरेंजमेंट है, उनके जॉइंट्स है, उनके वो क्या करते हैं, एक इंडिकेशन शो कर रहे हैं कि उनके बीच में कुछ तो भी सिमिलरिटी होगी। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन का हैंड देखता हूं तो ह्यूमन का हैंड अगर देखे तो कुछ तो भी इस तरह से दिखता है, भाई ह्यूमन हूं तो ह्यूमन का हैंड कुछ तो इस तरह से दिखता है। उसके बाद अगर मैं कैट की बात करता हूं तो कैट का पैर आपको कुछ तो भी अलग दिखेगा। उसके बाद आप वेल का जो फ्लिपर होता है जिससे वो क्या करता है, तैरता है इस तरह से, उसके आप अगर आप बोन की स्ट्रक्चर देखोगे कुछ तो भी आप इस तरह से दिखेगा। और अगर आप बैट जो देखते हो, बैट पता है ना, बैटमैन वाला जो बैट होता है, वो अगर देखोगे तो उसके जो जो क्या होते हैं, जो पैटेजियम होता है उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ तो भी आपको इस तरह से दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो बोन्स जो है वो सिमिलर है, इनकी अरेंजमेंट क्या है, सिमिलर है। अगर एक्सटर्नली देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर क्या दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, लेकिन इंटरनली अगर देखते हो तो आपको ये स्ट्रक्चर क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे। तो इससे भी क्या शो कर कि इनके कोई दादा होगा और इनसे ये क्या हुए गए थे, ये ओरिजिनेट हुए थे। तो इससे एनाटॉमिकल एविडेंस से क्या पता जाए, दे मे हैव कॉमन ओरिजिन, मे हैव, ठीक है। लेकिन
मॉर्फोलॉजी से क्या पता चलता है, दे मस्ट हैव, और यहां से एनाटॉमी से क्या पता चलता है, दे मे हैव कॉमन ओरिजिन। इतनी बात सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक आता है वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके मुंह में होगा, वो होता है वो मुंह में होगा मतलब आपके हर बार वो बोलने में आता होगा कि अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यहां पर इंफेक्शन हो गया तो अपेंडिक्स निकाल के फेंक दिया डॉक्टर ने। तो ये अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स भी एक एग्जांपल है वेस्टिजियल ऑर्गन का। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। डिजेनरेटेड मतलब क्या भाई, कि पहले वो कोई तो भी फंक्शन करता होगा। डिजेनरेटेड मतलब क्या होगा तो समझ लो, पहले ये इतना बड़ा ऑर्गन होता था, ये फुल्ली फंक्शन करता होगा उस ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जैसे जैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, जिस तरह से पहले ये फुल्ली फंक्शनल था, इसका काम हो रहा था, इसको पूरा यूटिलाइज किया जाता था, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते गए, उस ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होता गया, उस ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता गया, तो ये जो इतना बड़ा ऑर्गन था वो धीरे 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 क्या हो गया था, वो छोटा होता जाएगा। मतलब क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया। और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन, अब अंडर डेवलप मतलब क्या, ठीक है, उसका डेवलपमेंट ही नेक्स्ट जनरेशन से क्या हो गया भाई, बंद हो गया। क्यों, क्योंकि वो यूजलेस हो गया। अब बॉडी में अगर यूजलेस ऑर्गन है, उसी को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन देके उसकी डेवलपमेंट करते रहे तो कुछ फायदा होगा क्या, नहीं। एनर्जी सेव करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, उस ऑर्गन को एलिमिनेट करना अगर यूजलेस है, अगर समझ लो आपके पास 3 हाथ है, लेकिन आप जो क्या कर रहे हैं भाई, 2 ही हाथ से काम कर रहे हो, तो ये तीसरे हाथ को रख के क्या कर रहा है, एडिशनल एक एनर्जी जा रही है उसकी तरफ, बराबर है, उसको संभालना, उसके लिए ये 2 हाथ जो शर्ट में बने, उसके लिए तीसरा हाथ बनाना, एक्स्ट्रा का कपड़ा लग रहा है, समझ रहे हो, तो उसको इलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट है। तो जो इलिमिनेट जो हो रहा है ऑर्गन, उसको हम कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में इतने सारे ह्यूमन में जो है वेस्टिजियल ऑर्गन दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ईयर मसल्स, ये क्या है भाई, ये है 2 अपने विजडम टीथ, विजडम टीथ, ठीक है। टेल बोन, जो मैं अभी बोल रहा था कि जो पूंछ थी किसमें, पूंछ थी किसमें, बंदर में, लेकिन जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे ह्यूमन बनता गया, उसमें पूंछ कम 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 होती गई, लेकिन पूरी की पूरी नहीं हुई, अभी भी जो है टेल बोन हमारे इसमें प्रेजेंट है, उसको कहते हैं हम कोकिक्स। अपेंडिक्स है, हेयर्स है हमारे बॉडी पर, ये सारे के सारे क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अगर ह्यूमन में अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे ऑर्गेनिज्म में वो वेस्टिजियल ऑर्गन होगा, फिर या सारे एनिमल्स में वो वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स का काम क्या होता है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करो, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में उसका काम होता है, वहां पर वो एंजाइम्स बनते थे, ठीक। लेकिन जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे इवोल्यूशन होता गया, पहले जो था ह्यूमन क्या करता था भाई, सीधा रॉ मटेरियल खाता था, कंदमुळे काढले जमिनीमधून आणि खाऊन घेतलं, फळं तोडले डायरेक्ट खाऊन घेतलं, पाला पाचोळा घेतला डायरेक्ट खाऊन घेतला, डायरेक्ट जो मांस होता एनिमल्सला कापून, एनिमल्स को काट के जो उसका फिर वो जो मांस आता था उसको डायरेक्टली क्या करता था, खा जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ भाई, फायर का इन्वेंशन हुआ, फायर पे क्या करने लगा, वो कुक करने लगा। अगर हम अभी देखते तो हम फुल्ली कुक्ड हम क्या खाते, फूड खाते, तो उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स में जो कोई भी हमारा सेलुलोज होगा वो ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब ऑलरेडी डाइजेस्टेड सेलुलोज खा रहे हैं, तो भाई अपेंडिक्स का काम क्या रहेगा, अपेंडिक्स तो बोला भाई तो मेरा कुछ काम ही नहीं है, सेलुलोज तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड आ रहा है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर इसको क्या, ये धीरे धीरे क्या होता गया, ऐसे करके वो अपेंडिक्स जो वो डिजेनरेट होता गया, डिजेनरेट होता गया। लेकिन अगर वही हम कैटल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ की बात कर ले, तो लेकिन काऊ तो भाई ग्रास खाती है डायरेक्टली, वो तो पकाकर नहीं खाती। अब जो वो पकाकर नहीं खा रही, वो रॉ मटेरियल खा रही है, तो उसमें क्या है, सेलुलोज रॉ फॉर्म में। अब सेलुलोज आ रहा है तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए कैटल्स और हम जो रूमिनेंट्स देखते हैं, जो कुछ भी गाय बैल जो भेड़ बकरी जो ये खाते हैं, रॉ ग्रास खाती है, और उनमें तो सेलुलर डाइजेस्ट करना चाहिए, उनको तो लगेगा, तो उनमें जो अपेंडिक्स है वो फंक्शनल होता है। लेकिन अगर वही हम ह्यूमन में देखें तो उनमें अपेंडिक्स क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या हो गया, तो अंडर डेवलप हो गया, तो क्योंकि वो यूजलेस था। तो उसी को हम कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, उसी को हम क्या कहेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो एक जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो एक ऑर्गेनिज्म में वो यूजलेस हो सकता है, तो वही एक सेम ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है, वो यूजफुल हो सकता है। समझ में आ गया, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में मैं बात कर रहा था। ये चारों के चारों आपको जो है एग्जांपल्स याद रखने होंगे, ठीक है।
इससे क्या पता चल रहा है वेस्टेज और ऑर्गन में कि इससे कुछ तो भी इवोल्यूशन हो रहा है, इससे कुछ तो भी इवोल्यूशन होते जा रहा है। ठीक है, जैसे ये पहले फंक्शनल था ह्यूमन में, लेकिन धीरे 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 जैसे ह्यूमन ने कुक करके खाना शुरू किया, बराबर कुक फूड खाना शुरू किया, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, क्योंकि अपेंडिक्स का काम ही नहीं है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो जनरेट हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। और नेक्स्ट है उसके बाद जो है वो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है भाई? पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है भाई, स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है, समझ रहे हो, स्टडी ऑफ फॉसिल। अरे ये नहीं लगता शायद, स्टडी ऑफ फॉसिल। अब ये पैलेंटोलॉजी क्या शो करता है वो देखेंगे। सबसे पहले फॉसिल मतलब क्या होता है वो देख लेंगे। रेमनेंट्स एंड इंप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज अ फॉसिल। तो भाई क्या होता है कि समझ लो एनिमल चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अचानक से भूकंप हो जाए, वो जमीन फट जाए और सीधा वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, दब जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जमीन फिर से हो जाएगी। तो उसके जो इंप्रेशन है वो कहां पर हो जाएंगे, वो प्रेजेंट हो जाएंगे। कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी इंप्रेशन इस तरह से, देखो यहां पर जो है इंप्रेशन बने, इंप्रेशन मतलब क्या भाई कि यहां पर अगर मैंने प्रेस किया थोड़े देर के लिए, ऐसे प्रेस करके रखा, तो यहां पर क्या हो जाए, एक गड्ढा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंप्रेशन है किसका, थंब का। क्यों? क्योंकि बहुत सारा क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई हुआ, इसकी वजह से इसका इंप्रेशन बन गया। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ये आपने डायनासोर के बहुत सारे यहां पर क्या दिखे, हड्डियां देखे होंगे, यहां से ये डायनासोर की हड्डी पता चली, यहां से इस ह्यूमन का स्कल बाहर निकला, स्कल जो है, फेस जो है, स्कल खोपड़ी, वहां से पता चलता है कि इस टाइप का ह्यूमन यहां पर रहता होगा, इसलिए तो उसका रेमनेंट वहां पर। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता है, इससे पता चलता है कि वो टाइप का ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट था, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट था। फिर वहां से एक ऑर्गेनिज्म अगर मिल गया तो वो फिर साइंटिस्ट लोग जो है क्या करने लगे, वहां से वो कनेक्शन लगाने शुरू कर देते कि इस टाइप का ऑर्गेनिज्म था तो उस टाइप पे उसका नेचर कैसे होगा, आजू बाजू में सराउंडिंग में नेचर में वो इन्वायरमेंट कैसा होगा, वो किस तरह से खाना खाता होगा, किस तरह से खाना, क्योंकि इनकी हाइट्स होती है, तो हाइट में कितनी हाइट होती होगी, वो अगर शॉर्ट हो गए होंगे तो वहां का जो सराउंडिंग था वो अलग होता, जो इनकी अगर हाइट मतलब ज्यादा होती होगी तो उनका सराउंडिंग क्या था, नेचर अलग अलग था। इससे क्या पता चलता है, इससे तो ह्यूमन का मतलब उस टाइम पर उस जगह पर किस तरह के एनिमल्स थे, फिर उनसे किस तरह से एनिमल्स बने दूसरे। ठीक है, जैसे अभी हमें पता है कि जो है जिराफ है वो पहले थोड़ा सा क्या अपने घोड़े जैसा था, लेकिन अभी पता है कि उसकी नेक क्या है, लंबी है। तो वो इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, वो सारी की सारी चीजें हमें पैलेंटोलॉजी से पता चलती है। तो इसमें एक आता है कार्बन डेटिंग टेक्निक जो होती है, विलर्ड लिबी ने दी है। उसमें क्या था भाई, उसमें क्या था कि हम जब जो है हम जब जिंदा रहते हैं तो हमारे अंदर जो है बॉडी में कार्बन जो है इंटेक होता रहता है, कार्बन इंटेक होता रहता है। तो कार्बन की जो है दो फॉर्म होते हैं, कार्बन के दो फॉर्म होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है C12 एंड दूसरा होता है C14। तो ये होता है नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। ठीक है, लेकिन ये C14 जो होता है वो होता है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हो गया भाई, रेडियो एक्टिव का मतलब कमेंट में मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है। भाई वीडियो को पॉज करो, गूगल करो, क्या करना है करो, लेकिन रेडियो एक्टिव का मुझे मतलब समझाओ। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर समझ लो 1 किलो चीज मैंने एक यहां पर अभी जो है मैंने इस क्लासरूम में एक किलो की चीज यहां पर रख दी, और 2 दिन बाद मैं आके देखता हूं तो 1 किलो की चीज आधी किलो में हो गई, आधे किलो ही बस बचिए। आप बोलोगे सर चींटियों ने खा लिया, नहीं भाई वैसे नहीं बोल रहा मैं, ढक्कन पैक करके वहां पर उसको रख दिया 1 किलो की चीज, और 2 दिन बाद आके देखता हूं तो वो आधा किलो ही बची है। तो ये आधा किलो गई कहां पर, तो ये क्या हो गई भाई, ये हो गई वहां से निकल गई, वो वहां से क्या हो गए, वहां से वो निकल गई, दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होगी। दिस इज नथिंग बट द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो C14 क्या है भाई, रेडियो एक्टिव है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है तो वो कंटिन्यूसली अपने बॉडी में क्या करता रहता है, कार्बन का इंटेक करता रहता है, कार्बन का इंटेक करता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल रहा मैं, फूड, जो फूड बनता है हमारा, फोटोसिंथेसिस से क्या बना, प्लांट ने क्या किया, फूड तैयार किया। अब फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज में क्या है भाई, C16H12O6, C6H12O6 मतलब कार्बन के 6 कार्बन है।
ठीक है। फिर वो हमने फूड खाया, ग्लूकोज हमारे बॉडी में गया, मतलब जो वहां पर कार्बन था नेचर में वो कहां पर आ गया भाई, मेरे बॉडी में आ गया। तो कंटिन्यूसली जब ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है तो उसमें कार्बन का इंटेक होता रहता है, ठीक है। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो उसमें कार्बन का इंटेक नहीं हो पाएगा। फिर ये कार्बन टेक्निक में क्या होता है, सेम C12 और C14 का जो है रेशो देखा जाता है कि बॉडी में कितना कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। जो कार्बन का जो ये C14 का जो लाइफ स्पैन है वो कुछ तो भी 5700 ईयर, कुछ तो भी इस तरह 5700 ईयर्स होता है उसका हाफ लाइफ। मतलब 1 किलो मैंने अगर कार्बन रखा है C14 का, तो उसको आधा होने में कितना लगेगा, 5700 साल लगेंगे, 5700 साल। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि C14 का बॉडी में अमाउंट कितना है उससे वो क्या करते हैं, वो एनिमल की एज फाइंड आउट करते हैं। दिस इज नथिंग बट द कार्बन डेटिंग टेक्निक, ठीक है बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है कनेक्टिंग लिंक। अब कनेक्टिंग लिंक का क्या होता है कि समझ लो ए ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है और यहां पर ये सी ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, इस ग्रुप के एनिमल के पर्टिकुलर कैरेक्टर है और इस ग्रुप के एनिमल के एक पर्टिकुलर दूसरे कैरेक्टर है। तो ये कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, बीच में ऐसा कोई तो भी ऑर्गेनिज्म बनता है जो आधे कैरेक्टर ए ग्रुप से लेता है और आधे कैरेक्टर बी ग्रुप से लेता है और सी ग्रुप से लेता है, और इस सी को, इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। तो देखो इसका डेफिनेशन, द ऑर्गेनिज्म वी शेयर द कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप ए और सी। टू डिफरेंट ग्रुप का कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इस ग्रुप का भी कैरेक्टर शो करते होंगे थोड़ा बहुत और इस ग्रुप का भी कैरेक्टर शो करता होगा, उसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। तो आपको यहां पर एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं प्लेटिपस। प्लेटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल मतलब जो अंडे देते हैं, एंड मैमेलिया, मैमल्स, ठीक है, मैमल्स। अब इसमें कौन से कैरेक्टर्स है, वो देता है अंडे। वो क्या है, देखो अगर उसके बॉडी पर देखोगे तो आपको हेयर्स दिखेंगे, तो वो तो मैमल्स के कैरेक्टर्स है, लेकिन वो देता है अंडे। तो इसलिए रेप्टाइल का कैरेक्टर क्या है भाई, वो अंडे एग लेइंग होते हैं, तो उसका क्या है, रेप्टाइल का क्या कैरेक्टर है। और मैमल का कौन सा कैरेक्टर, कि उसके पास मेमरी ग्लैंड है, वो अंडे देगा, वहां से क्या निकलेगा भाई, बच्चा निकलेगा, छोटा बच्चू सा पैटिपस निकलेगा। वो क्या करेगा, मेमरी ग्लैंड से क्या रहेगा, दूध जो है वो पीता जाएगा। तो इसमें क्या है, बहुत रेप्टाइल्स और मैमल्स के कैरेक्टर है प्लेटिपस में। अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास है पेरीपैटस। अब ये पेरीपैटस क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, क्या होता है, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। अब एनेलिडा के कौन से कैरेक्टर्स है, जैसे उनकी स्किन जो है अगर आप देखोगे तो उसकी स्किन पर जो है आपको छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट्स दिखेंगे, ऐसे रिंग दिखेंगे। आपने कभी अर्थवर्म को हाथ में पकड़ा है, अभी तो भाई बारिश का मौसम है, पकड़ लो उसको, देखो एनिमल्स को देखना चाहिए, वो कुछ हार्मफुल एनिमल नहीं है। अगर उसकी आप स्किन देखते हो तो आपको वहां पर क्या दिखेंगे, ऐसे सेगमेंट दिखेंगे, उसकी बॉडी पर ऐसे सर्कल दिखेंगे। वो क्या होता है, एनेलिडा। तो हमारा अर्थवर्म किसको बिलोंग करता है, एनेलिडा को, ठीक है। तो उसके बॉडी पर क्या दिखेंगे आपको, सेगमेंट दिखेंगे। उसी की तरह इसके बॉडी पर जो है क्यूटिकल की एक लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है क्यूटिकल्स की, ठीक है, वो दिखेंगे, ठीक है। और इसमें अगर आप देखते हो तो आपको ये पैर जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, वो पैर नहीं होते, वो फॉल्स जो होते हैं, फॉल्स पैर जो, उसको हम कहते हैं पोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया। तो यहां पर क्या होते हैं, सूडोपोडिया, उसके ऊपर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो गया, एनेलिडा कैरेक्टर। अगर अब ये तो हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है, आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर, जैसे कि इसके अंदर होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड है डायरेक्टली एक एक सेल को डायरेक्ट टच करते जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, पाइप के थ्रू जो ब्लड है वो पंप नहीं होता। उसी के साथ इसके बॉडी में क्या होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देखी जाती है। तो ये क्या हो गए, पेरीपैटस, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में क्या हो गया भाई, कनेक्टिंग लिंक। फिर थर्ड आता है, वो होता है हमारा लंगफिश क्या है भाई, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, क्या होता है, फिश प्लस एम्फीबिया। तो भाई ये क्या है, ये पानी में भी रहता है और ये जमीन पे भी रह सकता है, ठीक है। लंग्स के थ्रू क्या करता है भाई, जब ये पानी में रहेगा तो स्क्रीन के थ्रू क्या करेगा, ये गिल्स के थ्रू अपना ये रेस्पिरेशन करेगा, लेकिन जब ये जमीन पर आएगा तब ये क्या करेगा, लंग्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करेगा। तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया। तो
तो ये क्या शो कर रहा है, ये भी एक इवोल्यूशन ही शो कर रहा है कि पहले एक ऑर्गेनिज्म बना, उससे थोड़े बहुत कैरेक्टर यहां पे थोड़े से इसके एडिशनल हो गए कैरेक्टर, और थोड़े से एडिशनल कैरेक्टर यहां पर हो गए, जिससे क्या बना भाई सी। तो ये भी क्या शो कर रहा है, एक इवोल्यूशन शो कर रहा है। उसके बाद आया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अगर मैं सारे वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनको क्या है भाई, पार्टीचा मन का जो म्हणतो वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो, ठीक आहे, पाठीचा मणका आहे आपल्याला, आपण कशामध्ये तो वर्टिब्रेट्स, तर ज्या ज्या ऑर्गेनिझम मध्ये पाठीचा मणका आहे त्याला आपण म्हणतो वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो देखो भाई जिस ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रेट्स के जो हम इनिशियल एम्ब्रियोज अगर देखेंगे, अगर देखो अभी मैंने इसको अगर समझो यहां पर इसको मैंने ढक लिया, इस सारे पोर्शन को मैंने अभी कवर कर लिया, अगर आपको बोला कि यही देख लो और बताओ कि यहां से कुत्ते का बच्चा कौन सा है, यहां पर ह्यूमन कौन सा है, यहां पर चीक कौन सा है, यहां पर हेंस कौन सा है, यहां पर क्या घोड़ा कौन सा है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि एट द इनिशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑल द एम्ब्रियोज ऑफ द वर्टिब्रेट आर सिमिलर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। देखो यहां पर देखो ये पूरे के पूरे वर्टिब्रेट है, देखो फिश, सैलामेंडर, टॉर्टोइस, चिकन, पिग, काऊ, रैबिट, ह्यूमन। देखिए अगर आप यहां पर देखते हो तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो टॉर्टोइस है, ये तो भाई ह्यूमन है, ये तो भाई रैबिट है, ये तो भाई चिकन है। लेकिन आप अगर इनके इनिशियल एम्ब्रियो के स्टेज में अगर देखोगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक तो भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा, इससे ये पूरे के पूरे क्या हो गए भाई, ये इवॉल्व हो गए। इवोल्यूशन यहां से क्या हो रहा है भाई, शो हो रहा है। तो ये सारे के सारे एविडेंसेस हमने देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन्स ने एक थ्योरी दी थी। डार्विन कौन थे भाई, एक साइंटिस्ट थे, वो जो घूमने का इनको शौक था, इन्होंने बहुत पूरा मतलब बहुत जगह इन्होंने एक्सप्लोर करे और वहां से इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, वो थी कि नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था नेचुरल सिलेक्शन। और इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन में इन्होंने एक चीज दी, इन्होंने एक टॉपिक दिया, वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या होता है कि नेचर में वही एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा जो उस नेचर के अकॉर्डिंग फिट है, उस नेचर के अकॉर्डिंग फिट है, वही क्या कर पाएगा भाई, सर्वाइव कर पाएगा। इसका मतलब होता है, समझ लो अब क्या हो रहा है, समझ लो क्या हो कि यहां पर एक क्या है भाई, एक है हमारी यहां पर डियर। अरे बाप, ये क्या बना दिया सर आपने, समझ लो ये एक हरिन, हमारी हिरन है यहां पर, ठीक है। और यहां पे दो टाइगर है, टाइगर, ठीक है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, समझ लो। अब लास्ट क्या बची है, लास्ट एक हिरन बची है, अगर उसको किसी ने खा लिया, किसी एक ही टाइगर को वो खाने को मिलेगी। अब किस टाइगर को खाने को मिलेगी, किस टाइगर को खाने को मिलेगी, वही टाइगर। अब नेचर क्या हो गया, यहां पर बहुत कॉम्पिटिशन हो गया, समझ लो भाई। यहां पर क्या हो रहा है, नेचर मध्ये खूप कॉम्पिटिशन झाला, एकच फक्त हरिण वाचली आहे आणि त्या एका हरिणीला खाण्यासाठी जो खाईल तोच फक्त काय करू शकणार, तो सर्वाइव करू शकणार, बराबर है। जिस किसी टाइगर ने इसको खा लिया वही सर्वाइव कर पाएगा भाई, दूसरा तो भूख की वजह से मर जाएगा। तो समझ लो एक टाइगर है और ये दूसरा टाइगर है, तो इसमें से अब नेचर क्या होगा, कंपटीशन वाला होगा कि एक लास्ट जो है बची है हिरन, उसको वही खा पाएगा जो नेचर के अकॉर्डिंग खुद को एडाप्ट करेगा। अब एडाप्टेशन कैसा, कौन फिट होगा, जो फिट होगा वही खा पाएगा। अब ताकत तो दोनों की सेम है, ताकत तो दोनों की सेम है, उनका वेट भी सेम है, लेकिन एक हमारा जो, समझ लो इसको ए बोल देते हम, समझ लो इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको ए टाइगर, उसको बी टाइगर कहेंगे, समझ लो। ये क्या है, ए टाइगर है और ये क्या है भाई, हमारा बी टाइगर है। तो ए टाइगर के पास एक एडवांटेज है, दोनों के पास ताकत सेम है, सब सेम है, उनका विजन भी सेम है। ये जो हिरन जो है ये एक सेम ही डिस्टेंस पर है, कितना, 100 मीटर, और ये भी इससे भी 100 मीटर, अब सेम है, डिस्टेंस सब सेम है। लेकिन ए के पास एक एडवांटेज है, अब इतना कंपटीशन का माहौल बन गया, नेचर कैसा हो गया भाई, नेचर बहुत कंपटीशन का हो गया, ठीक है। ए के पास ये एक एडवांटेज है कि ए के पास थोड़ा तो वो फास्ट दौड़ सकता है, बी के मुकाबले वो फास्ट दौड़ सकता है। ए जो है वो दौड़ता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी जो दौड़ता है वो दौड़ता है 40 किलोमीटर पर आवर की दौड़ स्पीड से। अब बताओ इस हिरन के पास पहुंचेगा कौन, ए या बी, जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ। अगर वो एक साथ दौड़ना शुरू करते, उन दोनों को भी दिखता है कि हिरन एक ही है, जंगल में बस एक ही हिरन बची है, उसको अगर नहीं खाया तो भाई मैं मर जाऊंगा, तो वो क्या करेगा, दोनों के दोनों जो है एक साथ ही दौड़ने लगते हैं, सेम क्या है,
सेम स्पीड है, सॉरी सेम डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड वेरी है, तो सबसे पहले हिरन के पास कौन पहुंचेगा? ए टाइगर पहुंचेगा या बी टाइगर पहुंचेगा? ऑब्वियस है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इसमें एडाप्टेशन खुद में क्या था? इसमें एडाप्टेशन कहा कि स्पीड, ताकत वाकत सब सेम है, डिस्टेंस विस्टेंस सब सेम है, लेकिन स्पीड क्या था? एक इसमें क्या था? ये फिटेस्ट का था, फिटनेस का एक थोड़ा सा क्या था, ये उसके पास एडवांटेज था। और ए क्या करेगा? इस डियर को आराम से खा लेगा। अब सब चीज तो थी, लेकिन एक एडवांटेज क्या था इसके पास? इसके पास एडवांटेज क्या कि ये तेजी से दौड़ पाता था। तो ये क्या था? ये क्या था? फिट था थोड़ा सा, नेचर के अकॉर्डिंग क्या था? थोड़ा सा ये फिट था एज कंपेयर टू बी। ए के पास रनिंग की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, तो वो क्या था? थोड़ा सा नेचर में थोड़ा सा फिट बैठता था। और अल्टीमेटली क्या हुआ? ए ने इस डियर को खा लिया और बी बेचारा देखता रहा, फिर मर गया था। और ए क्या था? एक था टाइगर। टाइगर अभी जिंदा है क्योंकि उसने हिरन को खा लिया था। क्यों खा लिया था? क्योंकि ए जो था ज्यादा फिट था एज कंपेयर टू बी, तो ए जो है वो सर्वाइव कर पाए और बी क्या हो गया भाई? एलिमिनेट हो गया। नेचर ने क्या बोला कि मैं अभी तुमको कंपटीशन देता हूं, मैं अभी तुमको क्या एक टास्क देता हूं कि इस हिरन को खाना है, लास्ट हिरन बची है। अब आप डिसाइड कर लो कि कौन खाएगा। किसने खा लिया? ए ने खा लिया, जो कि ज्यादा से ज्यादा क्या था? वो भाई फिट था। तो यही था सब नेचुरल सिलेक्शन में दिया गया। और डार्विन की जो ये थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, ये वाइडली एक्सेप्ट की गई थी। ये वाइडली एक्सेप्ट की, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन अब साइंटिस्ट है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो भी ऑब्जेक्शंस लगने। तो ऑब्जेक्शंस क्या लगे? देखो भाई, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। तो डार्विन ने क्या बोला कि नेचुरल सिलेक्शन से ही क्या होता है भाई कि इवोल्यूशन होता है। लेकिन लोगों ने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन एक ही फैक्टर नहीं होता इवोल्यूशन के, म्यूटेशन भी है, आगे आगे बहुत सारी चीजें हो कि वो क्या करती है कि ये इवोल्यूशन के लिए क्या करती है? रोल प्ले करती है। नेचुरल सिलेक्शन एक ही चीज नहीं होती। ठीक है, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। तो ऑर्गेनिज्म में जो यूजफुल मॉडिफिकेशन आए अकॉर्डिंग टू नेचर, और कुछ कुछ यूजलेस मॉडिफिकेशन जो थे वो आए, तो वो क्यों आए उन्होंने वो भी एक्सप्लेन नहीं किया। There is a no explanation about the slow changes and the abrupt changes, irrespective of the all the objective Darwin's theory works or evolution has been milestone। तो उन्होंने क्या किया भाई कि स्लो चेंजेस जो आए या फिर एब्रप्ट मतलब क्विकली चेंजेस जो एनिमल्स में आए, उनके बारे में भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, लेकिन जो डार्विन का जो काम था वो हैट्स ऑफ भाई, बहुत तगड़ा काम था। उन्होंने सभी के आंखें खोल दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है लैमार्किज्म। लैमार्किज्म में कुछ नहीं, एक ही बोला गया है कि जो कुछ भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वही एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये हमारा क्या था भाई? जिराफ था। ये क्या है? हमारा जिराफ था। अब पहले जो जिराफ था उसकी नेक क्या थी? शॉर्ट थी। और वो क्या कर रहा था? जब जंगल था, जंगल में क्या वो यो क्या हर्बीवोर है, तो हर्बीवोर क्या खाएगा भाई? हर्बीवोर क्या खाएगा? हर्बीवोर खाता है अपने क्या बोलते उसके पत्ते खा लेगा पेड़ के, या फिर फ्रूट्स खा लेगा। तो वही खाता था। जब जंगल था वहां पर पेड़ था, पेड़ को क्या थे भाई? जब नीचे नीचे के जो क्या थे पत्ते थे, इस जिराफ ने क्या कर लिया? उस नीचे नीचे के पत्ते उसने पूरे खा लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि जहां तक उसकी गर्दन पहुंच पाती थी वहां तक के पत्ते पूरे खत्म हो गए। फिर उसके ऊपर थोड़े पत्ते थे, तो इसने क्या किया? थोड़ी सी अपने थोड़ा ऐसे ट्राई करके ये जो नेक थी थोड़ी सी एक्सटेंड की, फिर वहां के पत्ते खाने लगा। फिर वहां के पत्ते धीरे धीरे कम हो गए, तो वहां उसने नेक फिर से क्या कर दी भाई? एक्सटेंड कर दी। तो इतनी सी नेक डायरेक्टली इतने में कन्वर्ट हो गई। तो क्या हो रहा है? नेक क्या है भाई? इसके जो बाहर से है, तो ये क्या कर रहा है? मॉर्फोलॉजिकल चेंज है। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का स्ट्रक्चर। तो धीरे धीरे क्या होता है? जिराफ का जो अब ये एक दिन में नहीं हुआ भाई कि इस जिराफ ने आज पूरे पत्ते खा लिया तो नेक्स्ट दिन ने थोड़ा सा कर लिया, तो उसने नहीं, ये जनरेशन टू जनरेशन होता गया। ये जनरेशन टू जनरेशन होगा और अल्टीमेटली इतनी सी जो नेक थी जिराफ के पास वो अभी इतनी लंबी हो गई। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर इन्वायरमेंट वैसे बन गया। ठीक है, वहां पर पत्ते नीचे वाले खत्म हो गए, ऊपर वाले बचे तो उसको ऊपर वाले खाने लगे। तो लैमार्किज्म क्या कहता है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब जैसे जिराफ की नेक है। नेक क्या है भाई? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते गए और उससे क्या होता गया? रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन एंड द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों आता गया? अगर समझ लो इस जिराफ ने बोल दिया होता कि भाई जान दो यार, इतना कौन गर्दन एक्सटेंड करेगा और उस पत्ते को खाएगा,
जान दो इससे अच्छा मैं मर ही जाता हूं। अगर उसने उस टाइम पे ऐसा सोच लिया होता तो आज हमें इतने लंबे नेक वाले जिराफ नहीं दिखते। मतलब उसने क्या की, एक्टिविटी शो करी, खुद में एक्टिवनेस लाया और बोला कि चल भाई तुझे खाना है, सर्वाइव करना है, तो खुद का जो गर्दन है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसने एक्सटेंड किया। अगर समझ लो उसने लेजीनेस के रख दिया होता तो वो दिखता ही नहीं जिराफ, तो इवोल्यूशन वो दिख ही नहीं पाता हमको। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी के चेंजेस क्यों दिख रहे हैं, एक्टिविटी और लेजीनेस की वजह से वो ऑर्गेनिज्म में उसके ऊपर वो दिख रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ ब्लैक मैटर। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब क्या होगा, समझ लो उसमें क्या बोला गया कि यहां पर थोड़े से एक्वायर्ड कैरेक्टर हो। इसने क्या किया, पहले तो इसकी नॉर्मल गर्दन वो थी, लेकिन इसने खुद में एक्वायर कर लिया कैरेक्टर। एक्वायर मतलब क्या कि गर्दन थोड़ी सी एक्सटेंड करो, थोड़ी सी एक्सटेंड करो, थोड़ी सी एक्सटेंड करो। तो ये क्या कर लिया जिराफ ने, नेचर ने तो उसको दिया था कि इतनी गर्दन में तो खुश रहे, लेकिन इसने क्या किया, खुद में वो कैरेक्टर एक्वायर किए कि मुझे गर्दन लंबी करनी है, लंबी करनी है, लंबी करनी है, लंबी करनी है, और उस तरह से वो इतने लंबे गर्दन वाला क्या हो गया भाई, ये एनिमल हमारे तरफ तैयार हो गया। तो ये क्या हो रहा है, एक्वायर्ड कैरेक्टर से, और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है भाई, ये ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब लैमार्किज्म प्रूव कौन कौन सा है, एग्जांपल नेक ऑफ द जिराफ, शोल्डर ऑफ आयन स्मिथ, विंग्स ऑफ बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू। वो उड़ नहीं पाते तो वो उनके तो पंख तो बच गए, लेकिन वो उड़ नहीं पाते, उन्होंने क्या किया, लेजीनेस, भाई मैं नहीं उड़ता तो वैसे रह गए, तो उनके पंख तो बचे, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, अब वैसे हो रहा है एक जनरेशन, वो अभी उड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, स्नेक लॉस्ट देयर एग्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। देखो अभी लैमार्किन ने तो बोल दिया कि आप अगर कुछ भी अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाते हो मॉर्फोलॉजिकल, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गए। अब समझ लो कि मैंने अपनी बॉडी बनाई, मस्त मैंने डोले शोले बनाए, लेकिन जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो वो तो भाई लुकड़ा सुकड़ा हुआ। अब क्यों, मैंने तो खुद में तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ला लिए थे, मैंने फुल एब्स वैब्स बना लिया, डोले शोले बना लिए, तो मेरे बच्चे में क्यों नहीं हुए भाई, वो क्यों नहीं, अगर वो मेरे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे तो वो क्यों नहीं। तो यही एक ऑब्जेक्शन लैमार्किज्म पे क्या हुआ था भाई, उठा था। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। अब स्पेशिएशन के देख लेते हैं। स्पेशिएशन मतलब क्या है, देखो सारे के सारे कुत्ते के आपको, ये सारे के सारे कुत्ते हैं आपको पता है, लेकिन आपको यहां पर वेराइटी दिख रही है। आपको ये कहा क्या दिख रही है, वेराइटी दिख रही है। किसी कुत्ते पर कम बाल होते हैं, किसी कुत्ते पर ज्यादा बाल होते हैं। अब ये कम बाल होते हैं, ज्यादा बाल होते हैं, किसी के कान खड़े होते हैं। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके आजू बाजू में जो सराउंडिंग में जो नेचर था उसके अकॉर्डिंग होता है। तो स्पीसीज मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्पीसीज मतलब क्या होता है, स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू द नेचुरल रिप्रोडक्शन। समझ लो ऑर्गेनिज्म ए है और ऑर्गेनिज्म बी है, इनके बीच में नेचुरली रिप्रोडक्शन हुआ। नेचुरली मतलब आर्टिफिशियल, इसका स्पर्म लिया इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, नेचुरली रिप्रोडक्शन हुआ और इससे बना ऑर्गेनिज्म सी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म तो बन गया, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म बना इसका भी फर्टाइल होना जरूरी है। फर्टाइल मतलब क्या, अब इसने समझ लो किसी के साथ शादी कर ली, समझ लो इस डी के साथ शादी कर ली। अब जब इनका रिप्रोडक्शन होगा तो इनसे जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, इससे अगर ये बच्चा बनता है तो ये क्या होगा भाई, ये तो फर्टाइल हो गया। तो ये जो ऑर्गेनिज्म बना तो ये क्या हो जाएगा, ये बिलोंग करेगा सेम स्पीसीज को। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको कहेंगे हम सेम स्पीसीज। अगर समझ लो ए और बी ने रिप्रोडक्शन कर दिया, सी तो बन गया, लेकिन सी और डी जब रिप्रोडक्शन करेगा उनसे बच्चा ही नहीं बना, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन फर्टाइल हो जाएगा, नॉन फर्टाइल हो जाएगा। अब ये तो फर्टाइल है लेकिन ये नॉन फर्टाइल निकलेगा, मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये तो सेम स्पीसीज का नहीं निकला। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द स्पेशिएशन। तो ये स्पेशिएशन क्यों होते हैं, उसके पीछे का बहुत सारा रीजन है। जैसे जियोग्राफिकल कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन, अगर हम महाराष्ट्र का अगर कुत्ता देखते हैं तो उसके शरीर पर बाल बहुत कम दिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर बारिश भी होती है, क्योंकि यहां पर धूप भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके शरीर पर समझ लो बहुत ही, हमारे महाराष्ट्र में धूप तो बहुत होती है, समझ लो उसके शरीर पर बहुत सारे बाल है, खूप सारे केस आहेत, खूप सारे केस आहेत। जेव्हा कडक ऊन येणार, जर एवढे केस असतील बिचारा गर्मीने तो ऑलरेडी मरून जाणार। अगर ये सेम कुत्ता अगर हिमाचल प्रदेश में देखते हो तो उसके अंदर उसके ऊपर शरीर पे बहुत सारे बाल लगे होते। क्यों, क्योंकि वहां पर हर बार 12 मौसम क्या होती है, ठंडी रहती है। अब ठंड रहती है तो ज्यादा से बाल हो गए तो उसको क्या होगा भाई, प्रोटेक्शन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी बॉडी गर्म रहोगी। तो ये जियोग्राफिकल कंडीशन ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि वो स्पीसीज में कौन से कैरेक्टर्स होंगे।
उसके बाद रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड, जेनेटिक वेरिएशंस भी आती है, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जियोग्राफिकल मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, समझ लो पहले एक जगह पर ये ए और बी जो है यहां पर रहते थे, ठीक है, ये महाराष्ट्र में रहते थे, लेकिन ये जमीन का भाग जो है वो टूटकर ये चला गया हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में तो भाई बहुत गर्मी है, तो इसको क्या करने पड़ेगा, खुद में एडाप्टेशन करने पड़ेंगे, खुद के बाल वाल सब बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये एक जनरेशन बनेगा, इसको सेवरल जनरेशन लगेंगे, लेकिन इससे क्या बनेगा, हमारा एक न्यू स्पीसीज बनेगा। ए के पास तो बाल कम ही रहेंगे, लेकिन ए और बी एक ही स्पीसीज के थे, लेकिन यहां पर जियोग्राफिकल आइसोलेशन आने की वजह से क्या होगा, मतलब ये जो जियोग्राफी जो थे लैंड में कुछ तो भी चेंजेस होने की वजह से क्या हो गया, ये हमारा बी जो है ये नया सा एक स्पीसीज बन गया। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अब देखते भाई ह्यूमन का इवोल्यूशन। आपके जो बुक में है इस तरह से कुछ तो भी डायग्राम दी गई है, लेकिन मैंने इसको फिर से सिंप्लीफाइड किया, आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है कुछ इस तरह से। देखो तो भाई क्या हुआ था, 7 करोड़ ईयर एगो पहले डायनासोर्स थे, हमें पता है, लेकिन उनके साथ विचारों के साथ एक ट्रेजेडी हुई, मेटियोर्स गिरे, पूरा का पूरा उनका जो जनरेशन था वो खत्म हो गया। तब एक लेमुर लाइक, आज का जो ये लेमुर दिखता है हमें, उस लेमुर लाइक वहां पर एक एनिमल आया, आज का जो हमें लेमुर दिखता है उसी तरह दिखने वाला एक एनिमल वहां पर आया। फिर उसमें उसको क्या थी भाई, पूंछ थी, लेकिन वो धीरे धीरे पूंछ जो है वो कम होते गई, और 4 करोड़ ईयर एगो हमें एक ऑर्गेनिज्म मिला, हमें एक एप जैसा ऑर्गेनिज्म मिला जिसको हम कहते हैं इजिप्टोपिथिकस। लेमुर था, लेमुर को पूंछ थी, और धीरे धीरे जो है वो पूंछ कम होती गई। तो भाई पूंछ कब कम हुई, देखो 3, यहां पर 7 में से 4 अगर माइनस करें तो कितना, 3 करोड़ ईयर लगे, 3 करोड़ ईयर्स लगे। ठीक है, तो समझ रहे हो, एक पूंछ गायब होने के लिए हमें 3 करोड़ साल लगे। फिर ये लेमुर जैसे एनिमल से क्या बना भाई, इजिप्टोपिथिकस। तो ये सारी के सारी ये प्रोसेस हुई कहां पर हुई थी, ये हुई थी अफ्रीका में। ये कहां पर चल रही थी, ये चल रही थी अफ्रीका में। जब लेमुर से इजिप्टोपिथिकस बने, फिर इन इजिप्टोपिथिकस में क्या हो गया भाई, इनके बीच में हो गई लड़ाई हो गई क्या, नहीं मैं बस बता रहा हूं। तो ये जो इजिप्टोपिथिकस थे इसमें से कुछ ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो गया कहां पर, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में चला गया, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में चला गया, मलेशिया ये वो जो है आपका। ठीक है, आप एक बार मैप देख लीजिए कि वो कहां पर चला गया होगा। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ और नॉर्थ ईस्ट में वो चले गए, और वो डेवलप हो गए गिबॉन एंड ओरांगुटान में। वो कहां पर डेवलप हो गए, गिबॉन एंड ओरांगुटान में। और कुछ जो इजिप्टोपिथिकस थे वो अफ्रीका में ही बस गए, वो बोलेंगे मैं ये घर छोड़कर नहीं जा रहा, और वो डेवलप हो गए हमारे गोरिल्ला और चिंपांजी में, गोरिल्ला और चिंपांजी में। उसके बाद क्या था, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म, ये जो एनिमल्स थे वो कहां पर रहते थे, वो रहते थे पेड़ पर, लेकिन वहां पर आ गई ड्राई कंडीशन, वहां पर पेड़ वेड़ सब सूखने लगे। फिर क्या हुआ, इनको आना पड़ा जमीन पर, इनको आना पड़ा जमीन पर। अब भाई ये जब जमीन पर आए तब क्या हुआ, जमीन पर आने के बाद अब जब ये जमीन पर आए तो बहुत सारा ग्रास, इनके हाइट से भी ऊपर ऊपर ग्रास बड़ा हुआ था। अब इनको देखना तो था, तो ये क्या करते थे, ऐसे देखा जाए तो सीधा ग्रास उनके मुंह के सामने वो देख नहीं पाते थे। फिर ये क्या करते थे, थोड़ा सा है ना धीरे से, थोड़ा सा ऐसे खड़ा होने की प्रैक्टिस करते थे, ऐसे खड़ा होने का ट्राई करते थे, और धीरे धीरे क्या करने लगे, स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड। सबसे पहले तो वो पता चल गया कि वो जमीन पर रहने लगे। पेल्विक गर्डल डेवलप एंड स्टार्टेड टू स्टैंड इरेक्ट, मतलब ये पेल्विक गर्डल जो है ये रीजन वाला, ये क्या होने लगा, थोड़ा थोड़ा इरेक्ट होने लगा, और थोड़े थोड़े क्या होने लगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा स्टैंड, कंप्लीटली स्टैंड नहीं हुए। देखो यहां पर अभी भी ये क्या हुए, झुके हुए। फिर ड्रायोपिथिकस से इवोल्यूशन हुआ और वो बने रामापिथिकस 1 करोड़ साल पहले। ये कितना हुआ, 2 करोड़ साल पहले रामापिथिकस बने। रामापिथिकस को ही कहा जाता है शिवापिथिकस। शिवापिथिकस मतलब जो हमारे हिमाचल रेंज में अगर देखा, क्या शिवालिक रेंज है हमारे, क्या है शिवालिक रेंज है, उस शिवालिक रेंज में इनके फॉसिल्स मिले थे, इसलिए इनको कहा जाता है शिवापिथिकस। तो देखो ये ह्यूमन लाइक थोड़े बहुत अभी हमें दिख रहे हैं, ये अभी भी एप है, ह्यूमन लाइक एप है। ये क्या है, ह्यूमन लाइक एप है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये क्या हुआ था, दे आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। नॉर्थ इंडिया में क्या था भाई, शिवालिक रेंज है, बराबर है, शिवालिक रेंज है, इसलिए इनको कहा जाता है शिवापिथिकस। ठीक है, इनको कहा जाता है शिव। और ये ईस्ट अफ्रीका में भी इनके क्या होते हैं, फॉसिल्स देखे गए। फिर उसके बाद इवोल्यूशन हुआ और 40
सॉरी 40 लाख साल पहले क्या हुआ थे, हमारे ऑस्ट्रेलोपिथिकस बने जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिले, नाम पर नहीं जाना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मिले हमारे कहां पर, साउथ अफ्रीका में मिले। फिर वहां से उनका इवोल्यूशन हुआ और क्या बने, 20 साल लाख पहले सबसे पहले होमो, होमो का मतलब होता है ह्यूमन लाइक, ह्यूमन लाइक, बराबर है, ह्यूमन जैसे दिखने वाले होमो हैबिलस बने जो कि यूज करते थे स्टोन्स, दगडांची हत्यारे, बरोबर है। उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिया स्टोन से और उससे वो क्या करने लगे भाई, शिकार करने लगे। फिर 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस, इनसे ही क्या बने भाई, इनसे ही क्या बने, होमो इरेक्टस क्या हुए, डेवलप। अब होमो का मतलब क्या होता भाई, ह्यूमन, और इरेक्टस का मतलब क्या होगा, इरेक्ट, बराबर है, कंप्लीटली इरेक्ट। तो ये जो थे ये पहले जो हमारे तो ह्यूमन थे कि जो कंप्लीटली इरेक्ट थे, होमो हैबिलिस भी कंप्लीटली इरेक्ट नहीं थे, इरेक्ट मतलब स्टैंड, बिल्कुल जब ऐसे मैं जो बोल रहा हूं आपके सामने, ठीक है, इससे क्या बने, होमो इरेक्टस, मतलब ये कंप्लीटली इरेक्ट वाला था ह्यूमन विद कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर, बराबर है, कंप्लीट मतलब कंप्लीटली स्टैंड रहते थे। दे मे हैव एग्जिस्टेड इन अ चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो भाई इनके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले जाओ, मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया इसको, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है, ये देख लो, इसके बाद ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो क्या थे, कहां पर मिलते थे, एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, वहां पर इनके फॉसिल्स मिले। फिर उसके बाद 1 से 1.5 लाख साल पहले एक अपना ह्यूमन बना, उसका नाम था निएंडरथल, जिसको कहा जाता है फर्स्ट वाइज मैन। ह्यूमन डिस्कवर्ड, ये इसने क्या किया था भाई, फायर की डिस्कवर्ड, आग लगा दी थी इसने, ठीक है पूरे, और इट इज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन, मतलब जो होशियार। अब अगर आप देख पा रहे हो कि पहले स्टोन्स, मतलब पहले हथियार वथियार कुछ नहीं थे, फिर होमो हैबिस ने हथियार बनाना शुरू कर दे, किसके भाई, स्टोन के। अब निएंडरथल पूरा क्या, उसने क्या फायर इन्वेंट किया था। अब ये हो क्यों रहा था, क्योंकि इनका जो ब्रेन का साइज है वो बढ़ रहा था, तो इनकी वजह से इनकी थिंकिंग भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, इनकी इमेजिनेशन भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। फिर 50,000 साल पहले क्रो मैग्नम, जो आज के कंप्लीट फर्स्ट हमारे जो ह्यूमन है उसके जैसे, कंप्लीटली उसके जैसे दिखने वाला क्या बना भाई, हमारा क्रो मैग्नन, 50,000 साल पहले। फिर एक 10,000 साल पहले क्या हुआ था भाई, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, अब फायर का इन्वेंशन था, एग्रीकल्चर शुरू कर तो पकाकर खाने लगे। उसके बाद 5,000 साल पहले क्या हुआ था भाई, कि आर्ट ऑफ राइटिंग, लिपि, इस तरह से कुछ तो भी लिखने लगे लोग, बराबर है। तो ये सारा का सारा क्या हुआ, ह्यूमन का धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, और आज हम फुल्ली एडवांस, मैं आपके सामने कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप मेरे से कितने भी किलोमीटर दूर रहो, आप मुझे देख पा रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा एडवांसमेंट कहां से आया है, ह्यूमन में इवोल्यूशन हुआ, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी, उसकी थिंकिंग बढ़ी, उसका विजुअलाइजेशन बढ़ा, उसी के साथ क्या होता गया, ये एडवांसमेंट आता गया। और ये इवोल्यूशन अभी रुकने वाला नहीं, ये इवोल्यूशन चलते जाने वाला है, चलते जाना है, चलते जाने वाला है। समझ में आ गया बच्चे लोग, ठीक है भाई, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया 15 मिनट, ठीक है, लेकिन आपको ये क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई ये चैप्टर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको उसका तुरंत जवाब देने का मैं ट्राई करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार मंडळी, भेटूयात ऐसाच नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर मध्ये, तो तब के लिए धन्यवाद।